दिसंबर माह के अंत की कड़ाकेदार सर्दी थी। शाम ढलते ही जैसे सूरज लिहाफ में सिर छुपा लेता था, कोहरे के लिहाफ में, और तब 10 मीटर दूर तक भी देखना कठिन हो जाता था। उस दिन मैं अपने काम से मोटरसाइकिल से ही बिरसिंहपुर निकल गया। सोचा जल्दी लौट आऊंगा। मेरे एक व्यापारी मित्र से कुछ पैसा लेना था और बिरसिंहपुर के शिव मंदिर में गैबीनाथ जी के दर्शन भी करने थे। पहले सोचा किसी को साथ ले लूं, लेकिन बाद में थोड़ा शहरी जिंदगी से और दुकान की रेलम पेल से हटकर एकाकी सफर का मजा लेने की इच्छा बलवती हो गई और मैं अकेले ही निकल गया। भगवान गैबीनाथ के दर्शन में समय लग गया। शाम का धुंधलका जल्दी बिखर गया। बिरसिंहपुर के गैबीनाथ मंदिर की कई कथाएं हैं। वह इस क्षेत्र का सिद्ध मंदिर माना जाता है। खास बात यह है कि मां पार्वती का मंदिर भी उनके बगल में अलग से बना हुआ है और दोनों मंदिरों के कंगूरों से बंधा एक लंबा गठजोड़ उनको दंपत्ति के रूप में प्रदर्शित करता है। मानो पति पत्नी एक साथ दर्शन देने को बिरसिंहपुर आकर इस ऐतिहासिक मंदिर में बैठ गए हों। मित्र से विदा लेकर मैं चला तो मित्र ने कहा, जैतवारा होकर निकलना, सीधा मार्ग है, कोटर होकर लंबा पड़ेगा और आजकल भरोसा नहीं कौन कहां मिल जाए। मैंने दोस्त के दिए नोटों की गड्डी को जैकेट के अंदर की जेब में सरकाया और दोस्त की नसीहत को गांठ बांध लिया। मोटरसाइकिल पर किक मारकर मैं तेजी से चल पड़ा जैतवारा रोड पर। सफर जैसे मैंने सोचा था उतना सरल नहीं था। रोड पर जगह जगह गड्ढे हो गए थे और कहीं कहीं तो खेत से होकर बाईपास बना दिया गया था। कुछ दूर आने पर अंधेरे में दूर तक दिखना बंद हो गया। जो ग्रामीण साइकिल पर या पैदल गुजरते भी दिखते तो वे मफलर से पूरा मुंह ढके मिलते। अब दोस्त की नसीहत याद आने लगी और जेब में रखा पैसा भी भारी लगने लगा। तभी एक लंबी सूं की आवाज आई और मोटरसाइकिल झटके खाने लगी और कुछ दूर जाकर रुक गई। मैं नीचे उतरा तो देखा पंक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से दोनों टायरों में हवा पूरी भरी मिली। फिर मोटरसाइकिल की टंकी को हिलाकर देखा तो छलकते हुए पेट्रोल ने आश्वस्त किया कि वह अभी टंकी में विद्यमान है। अब बचा प्लग, इंजन और करंट, जो मेरे बस से बाहर था। फिर भी मैं किक मार मारकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने का प्रयास करने लगा और साथ ही साथ खुद को कोसने भी लगा कि क्यों नहीं किसी को साथ ले लिया। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। मोटरसाइकिल एक युवा चला रहा था और पीछे बैठा था एक अटैचीधारी व्यक्ति। दोनों के मुंह ढके हुए थे, लेकिन पीछे वाले व्यक्ति ने जब मफलर हटाया तो उसका चेहरा साफ दिखने लगा। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ सर, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? अरे नहीं यार, पता नहीं कैसे बंद हो गई। आप हटिए सर, मैं देखता हूँ। लगता है प्लग देखना पड़ेगा। हाँ, अब आप चैन से जाइए सर, अब कुछ ना होगा। कैसे शुक्रिया अदा करूं भाई साहब आप? कैसा शुक्रिया सर, यह तो मेरा फर्ज था, फर्ज। आपका जितना भी धन्यवाद कहूं कम है। ये भेंट ले लेते तो बड़ी कृपा होती। हम फौजी हैं सर, फर्ज के लिए काम करते हैं। पैसे के लिए काम करना होता तो कहीं बनिया होता, दुकान चलाता, समझे आप? आपका उपकार तो चुका नहीं पाऊंगा। कभी एक मुलाकात हो तो चाय जरूर पीऊंगा आपके साथ। उपकार नहीं, फर्ज है सर, फर्ज। और हाँ, मिलना ही है तो आइए कभी हमारे गांव चून, वहाँ गुमटी में साथ में बैठकर चाय पियेंगे। वो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अटैची उठाए चला गया,
लेकिन मेरे कान में सिर्फ 2 शब्द ही गूंजते रहे, फर्ज, फर्ज, फर्ज और चूंद, चूंद, चूंद। ये मेरी पहली मुलाकात थी चूंद से, एक फौजी से, फर्ज के दीवाने से। दुकानदारी और व्यवसाय की व्यस्तता में चूंद गांव का फौजी और बिरसिंहपुर यात्रा धूमिल पड़ गई, किंतु एक दिन वह फिर उभर गई जब मेरी दुकान पर एक युवा व्यक्ति ने कदम रखा। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? जी, बच्चे के लिए फौजी टोपी चाहिए। फौजी टोपी? जी नहीं, ऐसी तो टोपी हमारे पास नहीं। हाँ, आपको फौजी टोपी स्पोर्ट्स की दुकानों में मिल जाएगी, या तो फिर वो रेडीमेड की छोटी दुकानें होती है ना, वहां देख लीजिए आप। मैंने बहुत दुकानें देखी, लेकिन वो टोपी कहीं नहीं दिखी। लोगों ने कहा पृथ्वीराज एक बड़ा शोरूम है, वहां मिल जाएगी। हाँ, वो तो ठीक है, मगर बच्चे के लिए फौजी टोपी क्यों भाई? आप कहें तो मैं आपको एक से एक रंगीन टोपियां दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ भी कुछ मिल जाएंगी। नहीं, मेरा बेटा एक फौजी का बेटा है, उसे सिर्फ फौजी टोपी ही चाहिए। उसका जन्मदिन है, उसे गिफ्ट देना है। अच्छा, तो ये बात है। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। बैठिए। अरे अजय, यहाँ आओ। सुनो, तुम विपिन जी की दुकान में जाओ और बोलना पृथ्वी भैया ने भेजा है, बच्चे के लिए 2-3 फौजी टोपी लेके आओ, ठीक है? और हाँ, जल्दी आना। कहिए, कब है जन्मदिन आपके बेटे का? आज ही है। वो तो पूरे ड्रेस की फरमाइश कर रहा था, पूरे शर्ट पैंट सहित, लेकिन इतनी छोटी ड्रेस मिलना तो मुश्किल है, इसलिए सोचा टोपी ही दे दूं। अरे नहीं, आप कहें तो 2 दिन में सिलवा दूंगा मैं, कल ही तैयार हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कल सुबह ही मुझे वापस लौटना है बॉर्डर पर। कल सुबह 4 बजे चला जाऊंगा और तब वो सो रहा होगा। बड़ी कठिन ड्यूटी है भाई आपकी। क्या करें, फर्ज है भाई साहब, फर्ज। और अकेले मैं ही थोड़े हूं वहां पर, मेरे जैसे कई लोग घर बार छोड़कर फर्ज के खातिर डटे हैं बॉर्डर पर। किस गांव से हैं आप? जी, चूंद। और शब्द जैसे हवा में बिखर गए, फर्ज, फर्ज, फर्ज और चूंद, चूंद, चूंद। तभी नौकर लौट आया, हाथ में कई टोपियां ली। उस व्यक्ति का चेहरा खिल गया, उसने एक टोपी पसंद की। नौकर ने बताया कि वह 100 रुपए की है। उसने पैसे निकाले और मेरे काउंटर पर रख दिए। न जाने क्या हुआ, मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। मैंने धीमे स्वर में कहा, मेरा भी एक फर्ज है, उसे मुझे अदा करने दीजिए। कैसा फर्ज? भाई साहब, टोपी की कीमत तो लीजिए। इसको चाहे मेरा अधिकार समझिए या मेरा फर्ज, ये टोपी मेरे भतीजे के लिए उसके जन्मदिन पर गिफ्ट है मेरी तरफ से, प्लीज। नाम सुना था, आज मिला हूं एक सच्चे हिंदुस्तानी से, वरना लोग तो हम फौजियों को दूसरी दुनिया का आया हुआ आदमी मानते हैं। अरे ऐसी क्या बात है, अगर मौका मिला तो मैं आपके गांव जरूर आऊंगा जी। और हाँ जी, भतीजे के लिए पूरी ड्रेस सिलवा के आऊंगा। जी जरूर। मेरा नाम बाबूलाल सिंह, चूंद में कहीं भी पूछ लीजिएगा। 6 महीने बाद मैं फिर आऊंगा, मेरे छोटे भाई की शादी है, तब मैं निमंत्रण लेकर आऊंगा। आप आएंगे ना? कैसे इनकार कर सकता हूँ, जी मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। वह टोपी लेकर चला गया, लेकिन मैं थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहा। कान अभी भी बज रहे थे, फर्ज, 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 चूंद, चूंद, चूंद। और सिर्फ 6 माह बाद ही टीवी पर कारगिल के पहाड़ दिखने लगे।
खबर पर खबर आने लगी। पाकिस्तान ने कारगिल सेक्टर में धोखे से घुसकर वहां की सामरिक पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। ये घुसपैठ की लड़ाई थी। भारत के जांबाज फौजी सिर पर कफन बांधकर कारगिल की चोटियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और रोज शहीदों की फहरिस्त में नाम जोड़ने लगे। ब्रिगेडियर योगेंद्र यादव, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा। और तभी एक दिन अखबार में छपा, सतना जिले के चूंद गांव से एक जांबाज सिपाही कन्हैया लाल सिंह ने अपनी शहादत दे दी। अखबार में छपी फोटो को ध्यान से देखा तो वह बिरसिंहपुर यात्रा का फर्ज का दीवाना फौजी लगा। वही धुंधलके का रोबीला चेहरा, फर्ज के नाम पर मददगार चेहरा, चूंद आने का निमंत्रण देता वो चेहरा। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने 1 मिनट रुककर आंखें बंद कर दी। दोस्त, गुमटी पर बैठकर चाय पीने को तो नहीं आ पाया, पर माफ करना, मैं अपना वादा तोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे गांव चूंद एक दिन जरूर आऊंगा, जरूर। और कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि चूंद फिर अखबार की सुर्खियों में छा गया। इस बार शहादत दी थी बाबूलाल सिंह ने। अखबार में चेहरा देखा तो बच्चे की टोपी खोजने आया वो जवान निगाह में कौंध गया, जिससे उसके भाई की शादी में मुलाकात उधार थी। उसने कहा था 6 माह बाद वो फिर आएगा भाई की शादी का निमंत्रण लेकर, और मैंने कहा था मैं जरूर आऊंगा चूंद अपने भतीजे को फौजी ड्रेस भेंट करने। लेकिन दोनों ही वायदे टूट गए थे। अब न वह निमंत्रण लेकर आने वाला था और न मुझे वह मौका था घर जाकर वर्षगांठ पर भतीजे को ड्रेस सौंपने का। लेकिन चूंद तो वहीं था, गांव तो कहीं जाने वाला नहीं था। तो सोचा अब तो चूंद जाऊंगा ही, जैसे ही वक्त मिला वैसे ही। लेकिन वक्त तो गुजरता गया तेजी से। न मुझे कोई मौका मिला और न वैसे लोग कि मुझे चूंद याद दिला देते। लेकिन एक दिन एक महिला दुकान पर आई। उसके साथ 17-18 वर्ष का उसका बेटा भी था। उसने अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदे और फिर अचानक रुककर बोली, भैया आप चूंद आने वाले थे, नहीं आए? चूंद? मगर आपको कैसे मालूम कि मैं चूंद आने वाला था? रोहित के पापा ने बताया था। आप पृथ्वीराज ही हैं ना? हाँ। भैया आज से 10 साल पहले मेरे पति आपकी दुकान से एक टोपी ले गए थे, फौजी वाली टोपी, और उन्होंने बताया था कि आपने वो टोपी रोहित को भतीजा मानकर गिफ्ट की है और वायदा किया था कि आप हमारे गांव चूंद जरूर आएंगे, लेकिन आए नहीं। अच्छा, तो आप फौजी बाबूलाल सिंह जी की पत्नी हैं? हाँ। पहले तो मैं आ रहा था अपने दोस्त से मिलने, और अब मैं आऊंगा अपनी बहन के घर, उसके गांव चूंद। मैं जरूर आऊंगा, वादा करता हूं। आपके देवर की शादी हुई? अभी कब है? क्या कहूँ, जब वो बॉर्डर से लौटेंगे तभी होगी ना। क्या मतलब वो भी फौज में हैं? अपने भाई की शहादत के बाद उन्होंने शादी नहीं की और फौज में नौकरी कर ली। हम तो कब से बुला रहे हैं, लेकिन वो आते ही नहीं। भैया उनके लिए शादी नहीं, फर्ज बड़ा है। ले लिया? अब सवाल पूछने की ताकत
मुझ में नहीं बची। ये कैसा गांव है चूंद, जहां का जवान घर आता है अटैची लेकर तो रास्ते में खड़े किसी अनजान व्यक्ति की मदद में जुट जाता है, बिना सोचे समझे, फर्ज समझकर। ये कैसा गांव है जहां का एक बच्चा भी फौजी वर्दी पहनने की जिद करता है बचपन से ही, और पिता उसके लिए पूरा बाजार छान मारता है। ये कैसा गांव है जहां एक के बाद एक शहादत होती है एक ही परिवार से, और फिर भी लोग फौज में भर्ती होने को तत्पर हैं। और यह कैसा गांव है जहां एक ही जज्बा है, फर्ज, और सिर्फ फर्ज का। उस महिला के जाने के बाद आज मैं उसी गांव की गलियां छानने निकल पड़ा, अपने दोस्तों के साथ कैमरे लेकर। इस बार मैं ही नहीं, इस गांव को पूरा देश देखे कि यह गांव है या फौजियों की छावनी। सतना शहर से चूंद जाने के दो अलग अलग मार्ग हैं। एक मार्ग कोटर होकर जाता है और दूसरा जैतवारा होकर। मैंने चूंद जाने के लिए कोटर होकर जाने वाला मार्ग चुना। यह मार्ग पक्का और सुविधाजनक है। कोटर से कुछ पहले ही एक छोटा सा मंदिर है, उद्धव धाम, जहां इस क्षेत्र के गुरुजी रहते हैं। वे यहां के लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निदान बताते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि वे भविष्य वक्ता भी हैं। वे चूंद जाते हुए मुझे सहज ही मार्ग में मिल गए। जब मैंने अपना अभीष्ट उन्हें बताया तो उनका मुख ओज से दमक उठा। वे बोले, राधा कृष्ण, राम जानकी, शिव पार्वती की आराधना करने वाले गांव तो क्षेत्र में कई मिलेंगे, किंतु जहां साक्षात भैरव और दुर्गा का वास है वह गांव चूंद ही है। उन्होंने हमें सफलता का आशीर्वाद दिया और हम आगे बढ़ गए। जैसे जैसे मैं चूंद गांव के निकट पहुंचने लगा, मुझे स्वयं में भी एक ओज अनुभव होने लगा। आगे बिरसिंहपुर मार्ग छोड़कर हम मेहुती गांव के मार्ग पर मुड़ गए, किंतु इस मार्ग पर मुड़ते ही मुझे देश का राजनैतिक खोखला चेहरा नजर आने लगा। 21वीं सदी में मंगल ग्रह पर पहुंचने का दावा करने वाले भारत का जमीन पर गांवों तक पहुंचने का मार्ग भी दुष्कर दिखने लगा। मार्ग इतना उबड़ खाबड़ और कच्चा था कि मुझे मार्ग में भी मार्ग खोजने का प्रयत्न करना पड़ा। थोड़ा आगे चलने पर एक गांव की सीमा दिखी और एक उन्नत विद्यालय भवन, तो लगा चूंद पहुंच गए। किंतु शीघ्र ही यह भ्रम टूट गया, क्योंकि यह गांव तो मेहुती था, चूंद नहीं। साथ के लोगों ने बताया कि चूंद गांव में इतना उन्नत विद्यालय है ही नहीं। एक छोटी सी दुकान दिखी तो हमने गाड़ी रोक ली। हमने सोचा कि उतरकर पूछ लें कि आगे बाबूलाल सिंह जी का मकान कहाँ है। तो पता चला कि इस दुकानदार के घर से ही फौज में भर्ती हुए कई लोग हैं। एक व्यक्ति विकलांग होकर दुकान चला रहे थे। उन्होंने बताया कि वे खुद फौजी रहे और युद्ध में गोली लगने के कारण विकलांग हुए हैं। चूंद गांव का आगाज ही अब अपनी शौर्य गाथा बयान करने लगा था। तो हमने कैमरे उतार लिए। चित्रांकन शुरू हुआ तो चारों ओर कई लोग जुड़ गए। सब लोग कई घरों का नाम लेने लगे, जहां से हर परिवार में 3 या 4 व्यक्ति फौज की सेवा में जुटे हुए थे। एक व्यक्ति ने कहा कि यदि आपको इस गांव की समग्र और सिलसिलेवार जानकारी लेना है तो सूबेदार वीरेंद्र सिंह से मिलिए, जिनका घर पास ही है। चलिए हम आपको उनसे मिलवा देते हैं। सूबेदार वीरेंद्र सिंह का मकान खेतों में था। वहां पहुंचने के लिए सिर्फ पगडंडियों का सहारा था। घर बड़ा था और द्वार पर खड़ा ट्रैक्टर यह बता रहा था कि वे फौजी सेवाओं के बाद अब एक उन्नत किसान हैं।
बाहर के आंगन में ही एक व्यक्ति चारपाई पर कंबल ओढ़े दिखा। यही वीरेंद्र सिंह थे, सूबेदार वीरेंद्र सिंह। वे शोर सुनकर उठकर बैठ गए। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने पहला वाक्य बोला, वेलकम सर। ये फौजी परंपरा की पहली मानगी थी, किसी भी व्यक्ति को सर कहकर आदर देना और हर स्थिति में अतिथि का स्वागत करना। वीरेंद्र सिंह की आंखों में जहां अपने अतीत को लेकर गर्व दिखा, वहीं वर्तमान को लेकर निराशा। हमने सिलसिला आगे बढ़ाया तो वे बोले, मैं फौज में फरवरी 1962 में भर्ती हुआ था और इसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में मेरी पहली पोस्टिंग बड़ौदा हुई थी। इसके बाद बड़ौदा में 2 साल सर्विस करने के बाद मेरी पोस्टिंग लेह हो गई, लेह लद्दाख में। वहाँ मैं 2-2.5 साल था। वहाँ से फिर मुझे जेट के जम्मू कश्मीर। इस फौज में जी आपके परिवार से कितने और कौन कौन लोग हैं? सर, हम 5 भाई हैं। हमारे 5 भाइयों के बीच में परिवार से हम 11 लोग आर्मी में हैं। उसमें से मैं एज सूबेदार मेजर रिटायरमेंट था, मेरा एक भतीजा वो भी रिटायरमेंट का। 9 लोग अभी भी सेवा में सर्विस में हैं, सेना में सर्विस कर रहे हैं। और इस गांव का जुनून है सर, बच्चा बच्चा वो फौज में ही जाना चाहता है। जब यहाँ पर लोग मिडिल पास करते हैं, आगे पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उससे पहले लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि ये गांव हमारे सतना और रीवा संभाग में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सैनिक भवन। गांव में फिल्म यूनिट आई है जानकर वीरेंद्र सिंह जी के आंगन में कई लोग जमा हो गए। उन्हें लगा कि गांव की समस्याएं और राजनीतिक विषमताओं पर लोगों से चर्चा करने तथा सरकार की टांग घसीटने हेतु किसी समाचार चैनल की टीम गांव आई हुई है, तो वे आगे बढ़ बढ़कर समस्याएं बखानने लगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम तो चूंद गांव की उस आत्मा को टटोलने आए हैं जिसके तहत यहाँ के गांव के 80% युवा सेना में अपना कैरियर चुनते हैं, तो वे गदगद हो गए। लोगों ने कहा कि गांव में शहादत के अलावा युद्ध में अपंग हुए कई व्यक्ति अपना जीवन जी रहे हैं। यह सत्य तो हम गांव में प्रवेश करते ही देख चुके थे। सूबेदार वीरेंद्र सिंह जी ने युद्ध में मिले तमगे हमें दिखाए और फिर बोले, चलिए देखिए हमारा गांव, शूरवीरों का गांव। तभी आपको एहसास होगा कि हम लोग क्या हैं। गांव के युवाओं का जत्था वीरेंद्र सिंह जी की अगुवाई में हमारे साथ सीधे गांव में बने शहीद स्मारक चौक पर पहुंचा। यह स्मारक गांव के तालाब के किनारे बनाया गया था, जिसमें एक कीर्ति स्तंभ खड़ा था। एक शिलापट्ट पर शहीदों के नाम खुदे थे। पार्क की दशा खुद दर्शा रही थी कि यह स्मृति चिन्ह अव्यवस्थाओं और उपेक्षाओं का शिकार है। पार्क के आधे हिस्से में वहां के एक सिद्ध बाबा का चबूतरा था, जहां वर्ष में एक बार मेला लगता है। विडंबना यह थी कि इस वीर गांव चूंद में वीरों के स्मृति चिन्ह पर कोई मेले नहीं लग रहे थे। गांव के स्कूल की कुछ लड़कियां हमारे आने की खबर सुनकर स्मारक प्रांगण में आकर जुट गई थी, जिन्होंने अपने शहीद परिजनों की स्तुति में एक गीत गाकर हमें अभिभूत कर दिया। भूमि कोटि कोटि बंधन, धरती है चूंद की मान। जन्म भूमि कोटि कोटि बंधन, चंदन है बलिदान मिट्टी का कण कण। चंदन है बलिदान मिट्टी का कण कण। कराती जो स्मरण शहीदों को क्षण क्षण। मिला जिनको तुमसे सम्मान। जन्म भूमि कोटि कोटि बंधन, वीर भूमि रत्न जय जवानों की शान है। पैदा हुए लेफ्टिनेंट मेजर कप्तान है। मिला जिनसे हमको सम्मान। जन्म भूमि कोटि कोटि बंधन, धरती है चूंद की मान। जन्म भूमि कोटि कोटि बंधन,
बाबूलाल सगे उनके भैया। जय जवान जय हो किसान, जन्मभूमि कोटि कोटि बंदन, धरती है चूंद की मान। जन्मभूमि कोटि कोटि बंदन, धरती है चूंद की मान। जन्मभूमि कोटि कोटि बंदन। स्मारक के निकट ही गांव का निस्तारी तालाब था, किंतु उसमें न तो कोई घाट था और न नहाने की जगह। इस तालाब का गहरीकरण कब हुआ, इसका उत्तर गांव वाले भी नहीं दे सके। तालाब से सटा चूंद गांव का सरकारी विद्यालय था, जो मात्र 10वीं तक स्वीकृत था। विद्यालय के मैदान में उगी घास बतला रही थी कि सरकारी शिक्षा में खेल कूद की कोई अहमियत नहीं थी। स्कूल भवन शायद अपने उन्नयन की बाट जोह रहा था। उसे प्रतीक्षा थी समर्थ अध्यापकों की तथा कई और साधनों की। कीर्ति स्तंभ से आगे हमारा गंतव्य था वह घर जहां कारगिल युद्ध में एक ही परिवार से 2 युवा शहीद हुए थे। इस दिशा में बढ़ते हुए हमें एक अस्पताल दिखा, जिसका भवन यह घोषित कर रहा था कि वह सिर्फ सरकारी खानापूर्ति के लिए ही बना है। साथ में चल रहे वीरेंद्र सिंह जी से जब हमने पूछा, वे बोले, इस हॉस्पिटल में ना तो डॉक्टर है ना ही कंपाउंडर, सिर्फ एक वार्ड बॉय है जो कभी कभी ही दरवाजा खोलता है। गांव वालों को उस पर विश्वास नहीं, इसलिए शासकीय भवन में कोई नहीं झांकता। कितने पत्र लिखे उच्च अधिकारियों को, मगर कुछ नहीं हुआ। शहीदों के घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। हम जब पहले घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। हमने आवाज लगाई तो घूंघट काढ़े वह महिला बाहर आई जो एक बार हमारी दुकान पर आई थी। उसके साथ वही बच्चा था। यह घर शहीद श्री बाबूलाल सिंह जी का घर था। वीरेंद्र सिंह बोले, ये बुजुर्गों का लिहाज कर रही हैं, इसलिए घूंघट काढ़े हैं। मैंने कहा, बहन पहचाना मुझे? मैं पृथ्वीराज। मैंने वादा किया था मैं आऊंगा आपके चून। तो वे सिर झुकाकर सिसकने लगी। अब उनके बेटे ने भी ध्यान से मुझे देखा। बोला, आप वही हैं ना जिन्होंने बचपन में मुझे टोपी भेजी थी? मैंने भीगे स्वर में कहा, हाँ बेटा, और इस बार मैं आया हूं अपनी बहन के घर, तो यह साड़ी इनके लिए और यह 2 वस्त्र तुम भांजे और भांजी के लिए। पूरा माहौल सिसकियों से भर गया। वीरेंद्र सिंह बोले, जमाना बीत गया उसे शहीद हुए, लेकिन आज फिर वही उस शिद्दत से याद आ गया। घूंघट काढ़े महिला ने कहा, भैया अब आए हैं तो खाना खा कर जाइएगा। इतना सस्ते में मत डालो बहन। रोहित की शादी में आऊंगा तो खाना भी खा के जाऊंगा और पूरी टीम के साथ आऊंगा नाचने भी, ठीक है? अब दूसरा घर था उस कर्जदाता का जिसने अनजाने में मुझे सहायता दी थी। इस घर में थी शहीद कन्हैया लाल सिंह की बेटी प्रियंका सिंह। घर की बैठक में कन्हैया लाल सिंह के चित्र बड़े करीने से लगे थे। प्रियंका ने जतन से फूल पत्ती काढ़ कर अपने प्रिय पिता को एक हीरो की तरह फ्रेम में मढ़ा था। बड़ी हसरत से उन्हें देखते हुए उसने कहा, मुझे तो पूरी तरह याद भी नहीं, मैं तब मां की गोद में थी। बड़ा भाई शायद थोड़ा बड़ा हो गया था। मैंने कहा, अब आजकल आपका भाई कहाँ है? जी मेरा भाई अभी सेना में है, अभी वो बॉर्डर पे है, लेकिन आने वाला है कुछ दिनों बाद। तो आप बोल रही थी कि कोई आपको समस्या भी है? जी यहाँ पे तो बहुत समस्या है। हम लोग यहाँ जैसे रह रहे हैं तो हमें भी लोग जानते हैं। गवर्नमेंट ने हमारे गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया, कुर्बानी दी। हम लोगों को गर्व है, हमारे पिता शहीद हुए तो गर्व है। सम्मान तो मिलता है हम लोगों को, ऐसी बात नहीं सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन
परेशानियां तो बहुत ज़्यादा हैं। कोई गांव में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी नहीं सुनता इस बारे में। हम लोगों को देखता भी नहीं है क्या है क्या नहीं। हम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियां, अस्पताल तो बन गए हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कभी नहीं आते हैं, बोलते तो हैं कि डॉक्टर आएंगे, आते नहीं हैं। और यहाँ खाद बीज लेने जाना हुआ तो हम लोगों को तिहाई जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों की। कैसे सरवाइव करते हैं बच्चों की और या गर्भवती महिलाओं के लिए किस तरह आप लोग करते हैं? कुछ नहीं है, इसे लेके भागना पड़ता है। सपना है हम लोगों के यहाँ 40-45 किलोमीटर दूर पे, वही अपन वाहन करेंगे फिर जाएंगे। और सड़कें भी अच्छी नहीं, सड़कें भी अच्छी नहीं है, इतना परेशानी है सड़क की भी। गुस्सा आता है मन में? गुस्सा तो इतना ज़्यादा आता है, कुछ पूछिए ही नहीं। समस्याएं हल होनी चाहिए। समस्याएं हल होनी चाहिए, कहते तो है समस्या हल होगी लेकिन होती नहीं है कभी। कम से कम सरकार को, आपको लगता होगा कि शहीदों का गांव है तो उसमें वो ध्यान देना चाहिए। जी कहते तो है शहीदों का गांव है, ध्यान देंगे, लेकिन फिर दोबारा ध्यान देने आते ही नहीं, पूछते ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मेरे कदम भारी होने लगे। ये वो परिवार था जहां एक शहादत हो चुकी थी, फिर भी पुत्र फौज में गया और बॉर्डर पर था। मैंने धीरे से प्रियंका के सर पर हाथ फेरा और भारी मन से बाहर निकल आया। अब खेतों में से गुजरकर गलियों में चलने के लिए पैर मन के भारी हो रहे थे। वीरेंद्र सिंह जी की आवाज निरंतर मुझे सुनाई दे रही थी। वे कह रहे थे कि चूंद के लिए सरकार ने विशेष कुछ भी नहीं किया। न यहाँ सड़कें हैं, न स्ट्रीट लाइट, न समुचित खाद्य व्यवस्था है, न बीज की। गांव की लड़ाई भी वे पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, बिना तमगे, बिना वर्दी के। जिनके साए में हम सुरक्षित हैं, जिनके शौर्य के कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके हक के लिए हम क्या करते हैं? क्या हम उनके बच्चों को एक उन्नत विद्यालय दे सके हैं? क्या उनके स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए आवश्यक चिकित्सालय गांव में दे सके हैं? क्या उनकी खेती के लिए बीज खाद उनके गांव में ही व्यवस्थित कर सके हैं? क्या चूंद गांव छत विछत शरीर लिए अभिमन्यु की तरह अपने ही लोगों से एक और लड़ाई लड़ रहा है? वक्त थका है, लेकिन फिर भी अपने सपूतों की टोलियां सीमा पर कुर्बानियों के लिए सजाए चला जा रहा है। मुझे हकीकत का यह गीत हकीकत बनकर बार बार याद आने लगा। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वीरेंद्र सिंह जी से विदा लेकर हम चूंद से लौट रहे थे। पीछे गीत की पंक्तियां थी और हमारी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, सलाम चूंद। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।